क्या है 15 मिनट्स ऑफ टेरर? दोस्तों आज एक नई जानकारी सामने आई है चंद्रयान 2 के समय से। दोस्तों 15 मिनट ऑफ टेरर क्या होता है? हर जगह इसकी बात क्यों हो रही है कि 15 मिनट ऑफ टेरर? क्यों कहा जा रहा है कि वो आखिरी के 15 मिनट सबसे खतरनाक होंगे चंद्रयान 3 की लैंडिंग में? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि के को पहले से मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उनके जानने के बावजूद, इसरो के रिसर्चेस के बावजूद क्यों ये आखिरी के 15 मिनट इतने खतरनाक और घर्षण भरे हुए? क्यों उनके अंदर इतनी संभावना भी नहीं थी कि वो रॉकेट को लैंड करवा सके, चंद्रयान 2 को लैंड करवा सकते, और हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया? असल में इसके पीछे राज क्या है? और अब अगर इसरो को मालूम पड़ गया है कि 15 मिनट ऑफ टेरर होता है मून पे लैंडिंग के लिए, क्या चंद्रयान 3 सेफ है उससे? क्या जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ था, क्या वो चंद्रयान 3 के साथ भी होगा? ये चंद्रयान 3 को बचा लेंगे? दोस्तों एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि भारत सरकार ने, इंडिया की इसरो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी मेहनत करके, इतनी रिसर्चेस के बाद अपना रॉकेट लॉन्च किया और वहां पे उन्होंने चंद्रयान 3 को भेजा चंद्रमा के ऊपर, लेकिन क्या वो सफलतापूर्वक लैंड कर पाएगा? दुनिया तो सवाल उठाई रही थी, लेकिन आज इंडिया के लोग भी जानना चाहते हैं कि चंद्रयान 3 क्या सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा, क्योंकि के के मुताबिक आखिरी के जो 15 मिनट होते हैं लैंडिंग के, वो सबसे खतरनाक होते हैं। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं चंद्रयान 2 के समय में वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था, उसने अपने ऑर्बिट में पूरा ऑर्बिट कर लिए थी। जो चंद्रयान जो था चंद्रयान 2, वो चंद्रमा की ऑर्बिट में चला गया था और उसकी ऑर्बिट उसने पूरी कर ली थी। उसके बाद जब वो लैंड कर रहा था, बस 2.1 किलोमीटर की दूरी पर वो क्रैश लैंड हो गया। और जो सपना था हर एक भारतीय का कि वो अपने देश के झंडे को, हमारे देश के परचम को लहराते हुए देखना चाहता था चंद्रमा के ऊपर। जो चंदा मामा गोन बटोल कहावतें सुनी आई है लोगों ने बचपन से और कई सदियों से, वो चाहते थे कि चंद्रमा के ऊपर, हम तो चंद्रमा की पूजा भी करते हैं, सूर्यदेव की पूजा करते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं, तो हमारा तो बहुत ज्यादा कनेक्शन है ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज से। हम सैटर्न की पूजा करते हैं, शनिदेव मानते हैं, मंगल ग्रह को मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गलती कैसे हो गई? हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट था, हर एक इंडियन के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन आखिर के पल में क्यों गलत हो गए? दोस्तों असल में इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या है, के भी जानते थे, जो कि पूर्व इसरो के चीफ रह चुके हैं, वो जानते थे और उनकी आंखों में इतने आंसू बहे थे उस समय पे कि वो सक्सेसफुली कर नहीं पाया। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि के जो थे पहले आम के बगीचे में काम करते थे, उनके पास पैसे नहीं थे अपनी पढ़ाई के लिए, स्कूलिंग के लिए, कॉलेज के लिए, और आम बेच कर उन्होंने खुद की पढ़ाई करी और घर को भी संभाला। और ऐसे मेहनत करके फिर वो MIT से BTech किया, फिर IIT से MTech किया, फिर PhD किया। उसके बाद उन्होंने एज अ इसरो में काम किया और उसके बाद वो चीफ बन गए वहाँ के, क्योंकि वो इतने ब्रिलियंट थे। लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है कि जब सारे साइंटिस्ट को मालूम था कि ऐसी घटना हो सकती है, तो उसके बावजूद भी क्यों हुई वो घटना? क्या उसको रोका नहीं जा सकता था? क्या वो 15 मिनट ऑफ टेरर बोल के ये घबराते रहना कि यार क्या होगा क्या होगा, क्या ये सही है? लेकिन अगर चंद्रयान 2 के साथ हो गया था तो चंद्रयान 3 को तो बचाया जा सकता है। दोस्तों असल में होगा क्या कि जब चंद्रयान 3 अपनी पूरी परिक्रमा लगा लेगा चंद्रमा की, उसके बाद करके, जब पहले वो अभी पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, उसके बाद उसको वो वहां से टेक ऑफ कर जाएगा और वो चंद्रमा की ओर बढ़ेगा और फिर चंद्रमा की परिक्रमा लगाएगा, उसके ऑर्बिट में घूमेगा 3-4 बार घूमने के बाद फिर जब वो एक ऐसे डिस्टेंस पे आ जाएगा 100 बाय 100 के डिस्टेंस पे, 100 बाय 100 का मतलब है कि 100 किलोमीटर दूर होगा वो मून के सरफेस से, तब जाके उसकी लैंडिंग कराना उसको शुरू करेगा। और वो यहाँ इसरो में बैठे बैठे साइंटिस्ट ही कराएंगे, वहाँ बैठे बैठे ही होगा सब कुछ, यानी यहाँ से रिमोट कंट्रोल होगा, यही से सारा कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन हाँ, लैंडिंग वो नहीं करा पाएंगे। लैंडिंग के लिए AI की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो जो चंद्रयान 3 है वो खुद देख ले कि सेफ लैंडिंग कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके पैर इतने मजबूत बनाए हैं, वहाँ कैमरे लगाए ताकि वो खुद अपनी ऑटोमेटिकली या फिर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी से, AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो खुद ही अपना दिमाग लगाएगा कि यहाँ लैंड करूँ या थोड़ी दूर लैंड करूँ, या कोई बड़ा क्रेटर तो नहीं है, पत्थर तो नहीं है जहाँ पे मेरी टांग टूट सकती है, जो उसकी लेग्स हैं वो टूट सकती है, कैमरा तबाह हो सकता है, वो खुद ही चेक करेगा। तो जब वो 100 बाय 100 की रेडियस में आ रहे हैं, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी पे होगा चंद्रमा से, तब उसकी लैंडिंग कराई जाएगी। और जब वो 100 बाय 30 की रेडियस में आ जाएगा, यानी कि 30 किलोमीटर दूर चंद्रमा की सतह से, तब उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि उस समय उसको लैंड कराया जा रहा होगा। अब आप दोस्तों एक बात समझिए, जब पृथ्वी से टेक ऑफ होता है या फिर कोई भी प्लेन टेक ऑफ करता है या रॉकेट टेक ऑफ करता है, तो उसकी जो फ्यूल सिस्टम है, जो बर्न हो रहा है फ्यूल, जो आग अग्नि निकल रही है, वो नीचे की तरफ से निकल रही है। तो जिस तरफ वो फ्यूल बर्न हो रहा है, यहाँ से वो अग्नि निकल रही है, रॉकेट हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। नीचे आग जल रही है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता है।
लेकिन जब उसको लैंड करवाना है तो नीचे की तरफ से लैंड करेगा जहाँ से वो उड़ा था। जब वो नीचे की तरफ लैंड करेगा और फ्यूल सिस्टम भी नीचे, यानी कि नीचे से पावर मिल रही है, तो अगर नीचे से पावर मिलेगी तो वो कैसे लैंड कर पाएगा। और दूसरी बात यह है, अगर किसी और ग्रह पे लैंड करना होता ना, मार्स के ऊपर या किसी और जगह के ऊपर या पृथ्वी जैसे ही कोई प्लैनेट होता, तो वहां पे कराना फिर भी इजी होता, क्योंकि जब नासा ने चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग कराई या फिर किसी और कंट्री ने बहुत बार लैंडिंग्स कराई, वहां पे भी उन्होंने अपने यान भेजे हैं, स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं, तो वहां के सिस्टम, वहां एटमॉस्फेयर है, तो वहां पैराशूट की मदद लेते थे, पैराशूट खुल जाता था, उसके बाद उसको मतलब रोक लेती थी, हवा जो है उसको रोकती थी, क्योंकि जब चंद्रयान 3 गिरेगा, यानी कि जब वो लैंड हो रहा होगा, उसकी तरफ बढ़ रहा होगा, तब उसकी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। वहीं अगर मार्स के ऊपर होता तो उसका पैराशूट खोलते थे, खुलने के बाद हवा रोकती, अगर 500 की स्पीड है, कुछ तो फर्क पड़ता, लेकिन वहां तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां ये करना बहुत मुश्किल है। ना वहाँ फ्रिक्शन है, ना वहाँ पे तो लॉज भी अलग हैं ग्रेविटी की, वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है, ना के बराबर है, और तभी तो इतनी साइंटिफिकली प्रैक्टिस कराने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है ताकि वो मून पे रहना सीख ले, जीरो ग्रेविटी में रहना सीख ले। उसके बाद दोस्तों 30 किलोमीटर की जब ऑल्टीट्यूड पे होगा तब वो बहुत तेजी से नीचे बढ़ रहा होगा, और वो 7.4 की हाइट पे जैसे ही पहुंचेगा वो सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि उस समय पे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और अगर चांद पे वो जरा से भी डगमगा गया, हल्की सी भी कैलकुलेशन अगर बिगड़ गई, इधर का उधर हो गया, दोस्तों फिर से क्रैश लैंडिंग हो सकती है। बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई हैं, भारतीयों की उम्मीदें लगी हुई, पूरी दुनिया की उम्मीदें लगी हुई कि सारी दुनिया, चाइना, रशिया, अमेरिका, एक तो सोच के दंग ही इंडिया कैसे कर रहा है, ऊपर से वो ये भी सोच रहे कि यार काश कर ले, क्योंकि अगर इंडिया ने पानी की खोज कर दी वहां पे तो वो बहुत बड़ी, मतलब सुनहरे अक्षरों में भारत का नाम लिखा जाएगा। तो वो चाहते भी हैं, वो घबरा भी रहे हैं, पाकिस्तान की तो चिंता ही नहीं है, वो तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे रशिया स्पेस रिसर्च में बहुत आगे है, सबसे पहले उसने भेजा था स्पेस क्राफ्ट स्पेस में, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया। फिर सबसे पहले इंसान को चांद पे नासा ने भेजा, अमेरिका ने भेजा, चाइना भी बहुत आगे, वो ऑलरेडी चाइना फर्स्ट कंट्री है जिसने की डार्क साइड ऑफ द मून पे लैंडिंग कराई थी। तो उसको ये सारी चीजें, इसलिए वो K7 ने कहा था कि आखिरी के 15 मिनट बहुत खतरनाक होंगे। उन आखिरी के 15 मिनट में स्पीड इतनी तेज होगी चंद्रयान की, और हाइट पे जैसी हाइट कम होती जाएगी स्पीड और बढ़ती जाएगी। तो उस समय एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या होगा चंद्रयान 3 का। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि चंद्रयान 3 सेफ लैंडिंग करे डार्क साइड ऑफ द मून पर इतिहास रखते, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए, और वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और दुनिया को बता दीजिए कि हम कितने आगे हैं और हमारी स्पेस सेंटर कर दिखाएगी जो उसने बोला है, दावा किया है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई